हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास आईयूपीएससी का पार्ट नंबर सेकंड और इसमें हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दो बातें समझेंगे। सबसे पहली बात तो हम समझेंगे क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी, यानी सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि यदि कोई यौगिक है हमारे पास और उस यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, तो उन सभी क्रियात्मक समूह में से प्रधान क्रियात्मक समूह यानी मेन फंक्शनल ग्रुप आप किसे मान के चलोगे। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान होगी क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी यानी सीनियरिटी टेबल से। मैं आज आपको बनवाऊंगा सीनियरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप की। उससे हम पहचान लेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, उन सभी क्रियात्मक समूहों में से, उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट होगा, यानी प्रधान क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नाम लिखने के नियम। देखो, वैसे तो बुक्स में आईयूपीएससी नाम लिखने के बहुत सारे नियम दे रखे हैं, पर मैं आपको गिनती के तीन नियम लिखवाऊंगा। तीन नियम में ही आपको आईयूपीएससी नाम लिखना आ जाएगा। बस तीन बातें आपको समझनी है इसमें, ठीक है। जल्दी से आप हेडिंग लिख लो। ये पहली हेडिंग लिख लो, क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। ये हेडिंग डाल लो पहले, क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे, वरीयता श्रेणी के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी 4 कॉलम की। देखो, यहां आपने हेडिंग लिख ली है क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी, यानी सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। इधर तो हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है, फिर इधर लिखेंगे उसका नाम क्या है, इधर लिखेंगे पूर्व लग्न क्या प्रयोग करते हैं उस क्रियात्मक समूह के लिए, और अनुलग्न क्या प्रयोग करते हैं। ज्यादातर क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं कि उनका पूर्व लग्न भी होता है और अनुलग्न भी। आपको पता है ना, पूर्व लग्न कहते हैं प्रीफिक्स को, जो नाम में पहले लगता हो, शुरू में लगने वाले हिस्से को हम कहते हैं पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, और बाद में लगने वाला जो हिस्सा होता है लास्ट में, उसे कहते हैं अनुलग्न या सफिक्स। तो आप इसकी जगह यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो इंग्लिश में, और ये तो नेम है आपको पता है। पूर्व लग्न की जगह आप लिख सकते हो प्रीफिक्स, और अनुलग्न की जगह लिख सकते हो सफिक्स, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर, किसी भी क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका। तो यदि आपके पास कोई भी यौगिक है और उस यौगिक में 3, 4, 5, 6, 10, 12 क्रियात्मक समूह है, कितने भी क्रियात्मक समूह हैं, तो उन सभी क्रियात्मक समूहों में से जो सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह होगा, उसे तो आप मान लोगे प्रधान क्रियात्मक समूह। और प्रधान क्रियात्मक समूह का तो लगता है अनुलग्न जब आईयूपीएससी नाम लिखते हैं, और बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उस प्रधान क्रियात्मक समूह के अलावा, उनके सबके लगेंगे पूर्व लग्न। तो हमें हर एक क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न और अनुलग्न जरूर पता होना चाहिए। हालांकि ऐसे भी क्रियात्मक समूह हैं जिनका कोई अनुलग्न होता ही नहीं है, और ऐसे भी क्रियात्मक समूह हैं जिनका कोई पूर्व लग्न नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे ज्यादातर ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं कि उनका पूर्व लग्न भी होता है और अनुलग्न भी होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो यौगिक में सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह होगा, जिसे आप कहोगे प्रधान क्रियात्मक समूह, केवल उसका ही अनुलग्न प्रयोग करना होता है आईयूपीएससी नाम लिखते समय। बाकी सब क्रियात्मक समूह के हम अनुलग्न यूज करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा जो सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। ये सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह है और इसका नाम होता है कार्बोक्सिल, CARBOXYL, कार्बोक्सिल। वैसे इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है कार्बोक्सी, इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी, और अनुलग्न होता है ओइक एसिड। ये लिखा मैंने, ओइक एसिड, ठीक है। ये चीज जो टेबल में आपको बता रहा हूं, उस टेबल का सीक्वेंस आपके याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको इस टेबल में जो क्रियात्मक समूह यहां मैं लिखवा रहा हूं
उसका नाम जरूर पता होना चाहिए, उसका पूर्व लग्न और अनुलग्न जरूर पता होना चाहिए। आपको ये टेबल सीक्वेंस वाइज याद हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ये वरीयता श्रेणी है, सीनियरिटी टेबल है, पर इस चीज पे जरूर ध्यान देना है कि भाई यदि ऐसा क्रियात्मक समूह आ जाता है तो उसका क्या नाम होता है और उसका पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है, ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है SO3H। ये जो SO3H क्रियात्मक समूह होता है इसे कहते हैं हम सल्फोनिक, इसका नाम होता है सल्फोनिक ग्रुप या सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसका पूर्व लग्न होता है सल्फो, पूर्व लग्न होता है सल्फो, ठीक है। और अनुलग्न होता है इसका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये होता है इसका अनुलग्न सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो है COO, तीसरे नंबर पर वरीयता श्रेणी में, सबसे सीनियर ये है, उससे जूनियर ये है, उससे जूनियर ये है। इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर, ESTER, एस्टर कहते हैं इसे। और एस्टर का पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनाइल लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। और इसका एस्टर का जो अनुलग्न होता है वो आता है O8, ऐसे ही इसके आगे वैसे डैश लगा देना चाहिए क्योंकि बाद वाला हिस्सा है, पता चल जाना चाहिए कि शुरू में भी कुछ होगा, इसके बाद वाला हिस्सा है, बाद वाले हिस्से को हम कहते हैं अनुलग्न या सफिक्स, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद जो अगला नंबर है वो है COX का। COX का नाम होता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। आपको पता है ना X का मतलब क्या होता है, हेलोजन, FCl, Bri, ये सब क्या होते हैं, हेलोजन, ठीक है। तो इसका पूर्व लग्न होता है हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल, ठीक है। हेलो की जगह जैसे क्लोरो हो सकता है, क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है, क्लोरोफॉर्माइल हो सकता है, ब्रोमोफॉर्माइल हो सकता है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल, OYL, ऑयल हैलाइड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस इंग्लिश में ही लिखने की करनी है क्योंकि नियम सारे इंग्लिश में ही समझ में आते हैं और अगली क्लासेस में, अगले स्टैंडर्ड पे आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे ही ना, इसलिए आपको IUPAC नाम इंग्लिश में ही सीखने होंगे। अगला क्रियात्मक समूह होता है CONH2। CONH2 को हम कहते हैं एमाइड, AMIDE, एमाइड। और इसका एमाइड का पूर्व लग्न होता है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, CARBAMOYL। और अनुलग्न होता है इसका एमाइड, ठीक है, जो इसका नाम है वो इसका अनुलग्न होता है। उसके बाद अगला नंबर आता है सिंगल बॉन्ड CN का। CN होता है नाइट्राइल ग्रुप, या तो इसे साइनाइड कहो या नाइट्राइल कहो, नाइट्राइल कह दो चलो, वैसे इसे आप इसे साइनाइड भी कह सकते हो, साइनाइड भी तो है ना इसका नाम, ठीक है। तो इसका पूर्व लग्न होता है साइनो, CYANO, और अनुलग्न होता है नाइट्राइल, NITRILE, ये इसका अनुलग्न है नाइट्राइल। साइनाइड के बाद फिर अगला नंबर आता है सिंगल बॉन्ड CHO का, सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड। और इसका पूर्व लग्न होता है या तो एल्डो लिखो या ऑक्सो या फॉर्माइल, एल्डो भी लिख सकते हो आप, ऑक्सो भी लिख सकते हो और फॉर्माइल भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका अनुलग्न होता है AL, ठीक है, जैसे एल्केनल, सामान्य नाम एल्केनल होता है इसका, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको।
उसके बाद अगला ग्रुप आता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं हम कीटोन, KETONE कीटोन। और इसका पूर्व लग्न होता है कीटो या ऑक्सो, या तो आप कीटो लिखो KETO या लिखो ऑक्सो, ये होता है इसका पूर्व लग्न। और इसका अनुलग्न होता है एल्केनॉन है ना इसका नाम, तो इसका अनुलग्न होता है ऑन। इसे ONE 1 नहीं पढ़ना है, इसे IUPAC में पढ़ना है ऑन, ONE ऑन, ठीक है। एल्केनॉन होता है इसका नाम सामान्य, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। इससे जूनियर ग्रुप होता है OH, और OH ग्रुप को आप कह सकते हो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हो। वैसे आप इसे एल्कोहल ग्रुप भी कह सकते हो, एल्कोहलिक या एल्कोहल, ठीक है। इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, पूर्व लग्न तो इसका होता है हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न इसका होता है OL, ऑल है, ये AL था, ये OL है, वो L था, ये क्या है ऑल। उसके बाद अगला नंबर आता है NH2 का। NH2 आपको पता है NH2 क्या होता है, एमीन, ठीक है, एमीन कह दो इसे, या एमिनो ग्रुप भी कहते हैं। इसका पूर्व लग्न होता है एमिनो, एमिनो, और अनुलग्न होता है इसका एमीन, AMINE, एमीन, ठीक है। उसके बाद जो अगला ग्रुप आता है वो आता है, ध्यान से देखना, चलो यहां नहीं बताता, पहले पोज करके लिख लो आप, फिर बताऊंगा। पोज करके लिखो आप, लिख लिया बेटे, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले नंबर पे, जो ग्रुप आता है वो आता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड आता है। इधर मैंने बॉन्ड बनाना चाहो तो आप दो दो बॉन्ड बना सकते हो, ऐसे वैसे आपको पता होना चाहिए ये डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जिसे आप कहते हो द्विबंध, द्विबंध कह दो या डबल बॉन्ड कह दो। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं, इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता है, ये डैश लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड का कोई पूर्व लग्न नहीं होता है, पर इसका अनुलग्न होता है ईन, ENE, ठीक है। पहले भी बताई थी ये बात कि डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ईन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, TRIPLE, ट्रिपल बॉन्ड। और बेटे इसका भी कोई पूर्व लग्न नहीं होता है, इसका भी अनुलग्न होता है आइन, YNE, आइन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो सारे हो गए आपके क्रियात्मक समूह, अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स की। क्रियात्मक समूह के टेबल में ही उसे इंक्लूड कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं प्रतिस्थापी को। कल भी मैंने इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। तो अब हम बात करेंगे जैसे ब्रोमो की, ठीक है, नाम तो इसका पता ही है आपको, ब्रोमीन है या ब्रोमो आप इसे कह सकते हो, ब्रोमो, चलो नाम कह बोल दिया मैंने, लिख दिया नाम इसका। और इसका बेटे केवल पूर्व लग्न होता है ब्रोमो, केवल पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न इसका नहीं होता। यानी साइड चेन और एल्काइल ग्रुप और प्रतिस्थापी, ठीक है, इन सब के केवल पूर्व लग्न ही होंगे, आगे जितने भी मैं लिखवाऊंगा किसी का भी अनुलग्न नहीं होगा। तो Br को आपको हमेशा पूर्व लग्न ही यूज करना है, ब्रोमो। इसी तरीके से Cl, पता है ना आपको, क्लोरो को कहते हैं, ठीक है, इसका सिर्फ आपको पूर्व लग्न ही यूज करना है, क्लोरो, और कुछ नहीं यूज करना। इसी तरीके से आई किसे कहते हैं, आयोडो को, IODO, तो इसका भी केवल पूर्व लग्न ही यूज करना है आपको, अनुलग्न इसका होता ही नहीं है कोई। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रतिस्थापी हैं, उनके सबके क्या लगते हैं, केवल पूर्व लग्न ही प्रयोग होते हैं, उसके अनुलग्न होता ही नहीं है। ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, और इसका भी केवल पूर्व लग्न ही हम यूज करते हैं, नाइट्रो, इसका कोई अनुलग्न नहीं होता है। इसी तरीके से ये है हमारे पास OR, इसे कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। देखो एल्काइल ग्रुप है R और ऑक्सीजन इसके साथ है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कोक्सी। और बेटे इसका
पूर्व लग्न भी एल्कोक्सी ही होता है। कहाँ इन सबको यूज करते हैं, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको वन बाय वन। उसके बाद हम यूज करते हैं एल्काइल ग्रुप, आर। आर ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल। जैसे कि एल्काइल का जो पूर्व लग्न ही यूज करना है आपको। एल्काइल जैसे मिथाइल इथाइल होते हैं, अनुलग्न इसका कोई होता नहीं है। तो ये हमारी हुई सीनियरिटी टेबल। इस सीनियरिटी टेबल में जितने भी मैंने आपको ग्रुप्स लिखवाए हैं वे सीनियरिटी के हिसाब से लिखवाए हैं। मान लो आपको किसी यौगिक में दो क्रियात्मक समूह दिखाई देते हैं, उनमें से पहला क्रियात्मक समूह तो आता है इस सीनियरिटी टेबल में दूसरे नंबर पर, और दूसरा क्रियात्मक समूह आता है 5वें नंबर पर। तो जो दूसरे नंबर पे आने वाला क्रियात्मक समूह है वो सीनियर है, और 5वें नंबर पे आने वाला क्रियात्मक समूह है जूनियर। तो जो सीनियर क्रियात्मक समूह है, यानी जो वरीयता श्रेणी में ऊपर है, उसे ही आप मान के चलोगे प्रधान क्रियात्मक समूह। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे, उनमें से आपको वो छांटना पड़ेगा जो इस टेबल में सबसे ऊपर आ रहा होगा, और उस समूह को आप कहोगे प्रधान क्रियात्मक समूह या मेन फंक्शनल ग्रुप। और केवल प्रधान क्रियात्मक समूह का ही आपको अनुलग्न यूज करना होता है, बाकी सबके पूर्व लग्न। भाई इनके तो दोनों के पूर्व लग्न है ही नहीं, तो इनके तो अनुलग्न ही लगेंगे। बाकी प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगेगा, बाकी सबके लगेंगे क्या, पूर्व लग्न। चलो इस बात को लिखवा देता हूं मैं, यहां हेडिंग लिखते हैं नोट। आईयूपीएसी नाम लिखते समय, आईयूपीएसी नाम लिखते समय, आईयूपीएसी नाम लिखते समय केवल प्रधान क्रियात्मक समूह का ही, प्रधान क्रियात्मक समूह का ही अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुलग्न का हम प्रयोग करेंगे केवल प्रधान क्रियात्मक समूह के लिए, जबकि शेष सभी का मतलब शेष सभी क्रियात्मक समूह जो प्रधान क्रियात्मक समूह के अलावा है, शेष सभी के पूर्व लग्न, शेष सभी के पूर्व लग्न प्रयोग होते हैं। ठीक है, या प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख लो। चलो, शेष सभी के तो आपको पूर्व लग्न ही इस्तेमाल करने हैं, अनुलग्न तो केवल प्रधान क्रियात्मक समूह का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटे, तो ये वरीयता श्रेणी है और ये नोट ध्यान रखना है। जल्दी से आप पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे अब हम सीखते हैं आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम। देखो बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई है आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम। अब मैं आपको बुक की तरह बहुत सारे नियम तो नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ गिने चुने 3 नियम ही बताता हूँ आपको। और यदि 3 नियमों को आपने सीख लिया, 3 में से भी एक नियम जो मैं दूसरा बताऊंगा ना, सिर्फ उस दूसरे नियम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, यदि उस दूसरे नियम को आप समझ गए तो समझो आईयूपीएसी नाम लिखने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे, 100% गारंटी है इस बात की। देखो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम यह है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है आपको। सबसे लंबी श्रृंखला चुनकर, सबसे लंबी श्रृंखला चुनकर बताओ, यूं बताओ, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना सिखा रखा है ना आपको, 3 नियम बताए थे श्रृंखला सेलेक्ट करने के। तो सबसे लंबी श्रृंखला चुन लो और उस पर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकन। उस पर अंकन करते हैं, उस पर अंकन करते हैं।
तो ये है भाई पहला नियम। अब बताओ, अंकन या नंबरिंग करने के 7 नियम बताए थे ना आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, बस सबसे बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट कर लो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की, और उस श्रृंखला के ऊपर आप कर लो नंबरिंग। ठीक है। दूसरा नियम ही सबसे खास है, नाम लिखने का क्रम। नाम लिखने का क्रम, बस इस चीज को समझना है। चाहे और कोई चीज आपकी समझ में आ रही या नहीं आ रही, इस नियम को जरूर समझ लेना। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी पूर्व लग्न लिखने हैं। सभी पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स, और ABCD के अनुसार लिखने हैं। ABCD के अनुसार सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि उस कार्बनिक यौगिक में प्रधान क्रियात्मक समूह के अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, साइड चेन हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी प्रतिस्थापी, उन सब के तो पूर्व लग्न ही लगेंगे। अनुलग्न सिर्फ प्रधान क्रियात्मक समूह का लगेगा। ठीक है। बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह या साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या नाइट्रो ग्रुप है, कुछ भी है, उन सब के लगेंगे बेटे पूर्व लगन। तो सभी पूर्व लगन ABCD के अनुसार, यानी ABCD उन पूर्व लग्न के नाम भी तो होंगे, किसी का नाइट्रो होगा, किसी का क्लोरो होगा, किसी का ब्रोमो होगा, किसी का ऑक्सो होगा। तो उन सभी नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके फिर लिखना है, पोजीशन भी लिखनी है उनकी, कि नाइट्रो है तो कार्बन के कौन से नंबर पे, 2 नाइट्रो है या 3 नंबर पे नाइट्रो है। तो सबसे पहला काम तो यह करना कि सभी पूर्व लगन लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के अनुसार। उसके बाद आपको लिखना है एल्क। उसके बाद लिखना है आपको एल्क। एल्क क्या होता है? एल्क होता है मूल शब्द। मूल शब्द कह दो या मूलाक्षर कह दो या वर्ड रूट कह दो, ये एल्क क्या होता है? मूल शब्द होता है। अब ये एल्क कैसे पता चलता है? जो आपने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला चुनी है ना सबसे लंबी, उसमें कुल कितने कार्बन परमाणु हैं। कार्बन परमाणु उसमें यदि 2 हैं तो आप कहोगे कि उसके लिए एल्क की जगह हम यूज करेंगे एथ। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये पढ़ाए थे ना सारे। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप इसका नाम एल्क लिख दोगे अपनी श्रृंखला में जितने भी कार्बन परमाणु आपने सेलेक्ट करे हैं। उसके बाद यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का आपको सफिक्स यूज करना है इन। मान लो 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 5 इन लिखोगे आप। और उसके बाद यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप यूज करोगे उसका सफिक्स आइन। और उसके बाद आप यूज करोगे जो आपका प्रधान क्रियात्मक समूह है, प्रधान क्रियात्मक समूह, ठीक है, पता है ना, जो सबसे सीनियर होगा, प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। प्रधान क्रियात्मक समूह का ही तो अनुलग्न यूज करते हैं, बाकी तो सबके पूर्व लग्न ही यूज करते हैं हम। तो ये नियम बेटे बहुत काम का है, हर एक बच्चे के समझ में आना चाहिए। ये दूसरा नियम सारी IUPAC का निचोड़ ये पड़ा है। यहाँ दूसरे नियम में सारी IUPAC का निचोड़। यदि इस सीक्वेंस को आप फॉलो करना सीख गए ना तो आप IUPAC नाम में कभी गलती करने के ही नहीं हो बिल्कुल भी। ये IUPAC नाम लिखने की संजीवनी बूटी है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सभी बीमारियों का, IUPAC वाली बीमारियों का ये एकमात्र इलाज है। दोबारा बता रहा, जितने भी पूर्व लगन हैं उन्हें ABCD के क्रम के अनुसार लिख दो सबसे पहले, ठीक है। आपको पता है ना पूर्व लगन किसके लगते हैं? प्रधान क्रियात्मक समूह को छोड़ के जितना भी मामला है सबका पूर्व लगन ही लगेगा। उसके बाद आपकी जो कार्बन परमाणुओं की जो सबसे लंबी श्रृंखला आपने सेलेक्ट करी है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या देखो कितनी है। जितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या है उस संख्या के आधार पर आप एल्क का नाम लिख दो। वो मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, जो भी है जिसे आप कहते हो मूल शब्द। उसके बाद यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो इन लिख दो, कहाँ है, कौन से कार्बन पे, वो लिख दो। 2 इन है, तीसरे कार्बन पे 3 इन है, चौथे कार्बन पे तो 4 इन। यदि है तभी लिखना है डबल बॉन्ड को, और यदि डबल बॉन्ड है नहीं तो फिर क्या करेंगे लिख के उसे।
और यदि फिर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे लिखो आइन, और फिर लास्ट में लिखो प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। बस ये दूसरा नियम है जो बहुत ज्यादा खास है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ज्यादा खास ये नियम है बेटे, इसे समझना जरूरी है। हम इसी रूल के अकॉर्डिंग हर जगह IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम। देखो तीसरा नियम क्या है। यदि आपको एक ही तरह के प्रतिस्थापी नजर आते हैं यौगिक में, ठीक है, समान प्रतिस्थापियों के लिए, जैसे बहुत सारे क्लोरो नजर आ गए आपको, बहुत सारे ब्रोमो नजर आ गए, क्या करोगे आप, निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। यदि एक ही जैसे प्रतिस्थापी आ जाते हैं ना, तो वैसे तो आपको पता ही है, यदि एक जैसे दो आगे प्रतिस्थापी तो हम शब्द प्रयोग करते हैं डाई, और यदि एक जैसे तीन आगे तो ट्राई। एक जैसे, जैसे ट्राई तीन जगह डबल बॉन्ड आगे तो आप लिखोगे ट्राईइन, ठीक है। और यदि चार एक ही जैसे प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह चार आगे तो हम यहां लिखेंगे, चार को क्या कहते हैं, चार को कहते हैं डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा कहते हैं, TETRA टेट्रा। और पांच को कहते हैं पेंटा, ठीक है, पेंटा। और छह को कहते हैं हेक्सा। यदि एक जैसे प्रतिस्थापी या फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उनके लिए आप इन शब्दों का या इन गुणकों का प्रयोग करोगे। आप शब्द की जगह गुणक भी कह सकते हो, ये जो शब्द यूज करा है इसकी जगह आप गुणकों भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो जल्दी से, लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है हमारे देश के बच्चों को ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहली बात आपको समझ में आई होगी कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनकी वरीयता श्रेणी क्या होती है, सीनियरिटी टेबल क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात, सीनियरिटी टेबल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमने सीखे हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से। ये सारी बातें मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जा रहा हूं, 1 by 1, और आपको इसी तरीके से इन्हें ईमानदारी से समझना भी है। कभी आप वैसे ही टाल दो इन्हें कि चलो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ने की, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ने की, जरूरत पड़ेगी हर एक चीज की, बाद में पछताओगे तुम, पक्की बात है फिर, यदि नहीं पढ़ोगे ईमानदारी से। उसके बाद बेटे ये जो हमने नाम लिखने के नियम सीखे हैं, सिर्फ 3 नियम मैंने आपको बताए, और तीनों नियम में भी मैंने आपको यूं बताया कि सिर्फ दूसरे नियम को पक्का कर लो आप। दूसरा नियम बेटे बहुत खास है, बार बार कह रहा हूं, कान खोल के, दिमाग की खिड़कियां खोल के सुन लो, ये दूसरा नियम बहुत खास है। किताब में, किसी किताब में 10 नियम लिखे हुए, किसी में 11 नियम लिखे हुए, मैंने आपको 3 ही नियम बताए हैं सिर्फ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी बातें वहीं डिस्कस हो जाएंगी, छोटी मोटी बातें होती हैं हमें सारी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, बाकी कल डिस्कस करेंगे हम। प्ले लिस्ट के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। PDF नोट्स आपके टेलीग्राम पर हैं, आपको पता है जिस नाम से हमारा चैनल YouTube पर है उसी नाम से हमारा चैनल एक टेलीग्राम पर भी है, और वहां पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं सही तरीके से अरेंज करे हुए, ठीक है। ओके बाय।